हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉर्निंग एडिटोरियल्स, जहाँ पे हम एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं कीपिंग इन माइंड ऑल द गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। ठीक है। और आप सब जानते ही हैं हमारे जो एडिटोरियल्स होते हैं वो द हिंदू से होते हैं। ठीक है। और अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ वोकैबुलरी। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वर्ड जो है वो है एग्जेम्प्ट। ठीक है। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वो, यानी अब हम आते हैं इसके मीनिंग पे, विच इज़ फ्री फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। ठीक है। किसी भी ड्यूटी से जब आप फ्री हो जाते हो या फिर आपको कोई रोक टोक नहीं होती, उसको हम एग्जम्प्ट बोलते हैं। ठीक है। यानी किसी भी दायित्व से या जो भी काम है उससे आपको फ्री कर दिया जाए। ठीक है। तो उसको हम एग्जम्प्ट बोलेंगे। अब हम आते हैं इसके सिनोनिम्स पे, विच इज़ प्रिविलेज्ड, इम्यून, अनबाउंड, मतलब किसी चीज़ में बाउंड नहीं हो। ठीक है। लेट्स कम ऑन एग्जम्प्ट्स के एंटोनिम्स, विच इज़ हिंडर्ड और प्रिवेंटेड। ठीक है। अब हम इस वर्ड एग्जम्प्ट का एक सेंटेंस में यूजेस देखते हैं कि वो कैसे यूज़ होगा। ठीक है। A friend told me you can also make exempt gift from income। ठीक है। कि एक कोई फ्रेंड है, उसने बोला है कि आप अपनी ही इनकम से विदाउट एनी ऑब्लिगेशंस के आप गिफ्ट्स ले सकते हो। ठीक है। आप उसमें से गिफ्ट्स बना सकते हो। तो ये था सेंटेंस का मतलब। अब हम आते हैं हमारे सेकंड वर्ड पे, विच इज़ अनवेल। ओके। अब हम इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? वर्ब। ठीक है। यानी कोई भी चीज़ जिसका एकदम से लाइक हो जाना। ठीक है। या फिर एकदम से इंट्रोडक्शन हो जाना। ठीक है। अब हम आते हैं इसके मीनिंग पे, विच इज़ टू रिवील और इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू। ठीक है। जैसे कि हमने बोला कि कुछ एकदम से रिवील हो जाना। ठीक है। या इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, कोई चीज़ नई इंट्रोड्यूस की जा रही है। ठीक है। तो अब हम इसके सिनोनिम्स देखेंगे, विच इज़ डिस्क्लोज, डिस्प्ले, ओपन। ठीक है। अब वहीं पे हम अनवेल के एंटोनिम्स क्या होंगे? अब कंसील, कवर, हाइड, मतलब कोई भी चीज़ जिसको आप छुपा के रख सकते हो। ठीक है। दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ अनवेल। अब हम आते हैं इसके सेंटेंस पे, विच इज़ द डेवलपर अनवेल्ड प्लान्स फॉर अ न्यू हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है। जो डेवलपर है उन्होंने अभी ही रिवील किया है प्लान्स फॉर न्यू हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है। जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनने वाले हैं, जो डेवलपर है उन्होंने अभी ही उसका प्लान अनवेल किया है या डिस्क्लोज किया है। ठीक है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड वर्ड पे, विच इज़ यूबिक्विटी। ठीक है। अब हम इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं, विच इज़ नाउन। ठीक है। मतलब इसका अगर मतलब देखेंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है? द स्टेट ऑफ बीइंग एवरीथिंग, सॉरी, द स्टेट ऑफ बीइंग एवरीवेयर एट द सेम टाइम। ठीक है। कोई चीज़ जो हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है। एट द सेम टाइम। ओके। अब आप इसको ऐसे अब हम इसके सिनोनिम्स देखते हैं पहले, विच इज़ ओमनी प्रेजेंस, या क्या बोलेंगे हम इसको? यूबिक्यूटियस। ठीक है। यसनेस, सॉरी, यूबिक्यूटियसनेस। ठीक है। अब हम इसका एंटोनिम देखते हैं, विच इज़ एब्सेंस और नॉन बीइंग, मतलब किसी चीज़ का एब्सेंस होना या होना ही नहीं। ठीक है। अब हम इसको सेंटेंस में देखते हैं कि द यूबिक्विटी ऑफ शेक्सपियर इन पॉपुलर कल्चर हार्डली नीड्स डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है। कि शेक्सपियर इतने हैं पॉपुलर हैं कि उनको हार्डली डेमोन्स्ट्रेशन की ज़रूरत है। ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी इतने फेमस है और वो हर जगह पर है। हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी शेक्सपियर पढ़ी ही होगी। ठीक है। वेदर उनके प्लेज हैं या फिर कुछ भी हमने पढ़ा होगा, बट वी हैव रेड इट। ओके। तो इसलिए हम इसमें यूज़ करेंगे वर्ड यूबिक्विटी का। ठीक है।
अब हम आते हैं हमारे फोर्थ वर्ड पे, विच इज़ इंडिजिनस। ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है, ओरिजिनेटेड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे किसी चीज़ का ओरिजिनेशन होना, उसको हम बोलेंगे इंडिजीनियस। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सिनोनिम्स पे, विच इज़ अब ओरिजिनल, नेटिव और ओरिजिनल। ठीक है, मतलब कोई चीज़ इसका ओरिजिन हो, कोई चीज़ ओरिजिनल हो, या कोई चीज़ नेटिव हो। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम्स, विच इज़ फॉरेन और इमिग्रेंट। कि कोई चीज़ उस लैंड की नहीं है, बट वो उस जगह पर है बिकॉज वो कहीं और से आई हुई है। ठीक है, उसको हम इमिग्रेंट बोलेंगे। और फॉरेन मतलब बस उस जो वो पर्टिकुलर प्लेस है वो चीज़ वहाँ की नहीं है। ठीक है, अब हम इसको सेंटेंस में देखेंगे तो हमारा सेंटेंस है, कोआलास आर इंडिजीनियस टू ऑस्ट्रेलिया। कि जो कोआलास होते हैं वो ओरिजिनेट कहाँ हुए, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, यू कैन फाइंड मतलब नंबर ऑफ कोआलास इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो उनका ओरिजिन प्लेस है। अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ वर्ड पे, विच इज़ सेगमेंट। ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, और इसका मतलब क्या होता है, अ डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा इसका, डिवीजन, पोर्शन, सेक्शन। मतलब किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक अलमीरा है तो उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, आप मॉल जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, मतलब ऑफ कोर्स डिवीजन होता है। आप क्लोथिंग सेक्शन में जाओगे तो वहाँ सेगमेंट्स होते हैं, तो ऐसे। ठीक है, अब वहीं पे हम एंटोनिम देखेंगे तो इसका क्या होगा, होल। ठीक है, कि सारी चीज़ें, कोई डिफरेंट पार्ट नहीं, सब चीज़ें एक जगह पे। ठीक है, सारी चीज़ें होल में हम उसको देख लेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब हम इसका सेंटेंस देखते हैं। द मार्केट फॉर प्राइवेट कार्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल सेगमेंट्स। ठीक है, कि जो मार्केट है उसमें प्राइवेट कार्स को अगर हम चाहें तो हम उसको बहुत सारे सेगमेंट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कार्स। ठीक है, बजट कार्स, देन आपको सिडान्स चाहिए, फैमिली कार चाहिए, स्पोर्ट्स कार चाहिए, या आपको लग्जरियस कार्स चाहिए। ठीक है, देर आर डिफरेंट सेगमेंट्स। ओके, और ये सेगमेंट्स प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग भी होते हैं। अब हम आते हैं हमारे सिक्स्थ वर्ड पे, विच इज़ डाइवर्सिफिकेशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एक नाउन होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग वेरिड और डिफरेंट। ठीक है, यानी डाइवर्सिफिकेशन, अब समझ लो जैसे किसी भी चीज़ को हम जब डिफरेंट करते हैं, ठीक है, डाइवर्सिफाई करते हैं, इनोवेट करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अब हम इसके सिनोनिम्स देखते हैं। वैरायटी, डिफरेंस, किसी चीज़ को इनोवेट करना। ठीक है, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग थिंग। अब हम इसके एंटोनिम्स देखेंगे, विच इज़ यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, एक सिमिलर पैटर्न में चीज़ें हो रही हैं और वो होती जाएंगी। ठीक है, जेनिटी। ठीक है, सारी चीज़ें सेम हैं। फिर स्टैंडर्डाइजेशन, हर चीज़ एक ही लेवल पे है। ठीक है, तो इसके सारे जो एंटोनिम्स हैं वो आर लाइक कि जो भी चीज़ें हैं वो एक सेम लेवल पे होगा, उसमें कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, कोई डिविजन नहीं होगा, एवरीथिंग विल रिमेन एट सेम लेवल। ओके, अब हम इसके सेंटेंस देखते हैं, विच इज़ ऑन अ जेनेटिक स्टैंड पॉइंट इट इज़ टू क्रिएट वेरिएशन एंड डाइवर्सिफिकेशन इन द जीन पूल। ठीक है, एक जेनेटिक स्टैंड पॉइंट से लोगों का कहना क्या होता है कि आपके जीन्स में जो आपका डीएनएज होते हैं उन सब में डिफरेंट वेरिएशंस होने चाहिए और डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि जो न्यू जीन्स फॉर्म होंगे उसमें बहुत सारे रिस्क अवॉइड हो पाए और एक इम्यूनिटी बन पाए। ठीक है, तो दिस इज़ द जेनेटिक स्टैंड पॉइंट, ओके, डाइवर्सिफिकेशन के लिए।
अब हम आते हैं हमारे 7th वर्ड पे, विच इज़ फुट होल्ड, ठीक है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, अ सिक्योर पोजीशन फ्रॉम विच फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, ठीक है। एक सिक्योर पोजीशन, लाइक किसी भी चीज़ का एकदम स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट, ठीक है, एक बहुत सिक्योर प्लेस कि लाइक इसके बियॉन्ड नीचे नहीं होगी कोई चीज़ है, ठीक है। ये बेस है और यहाँ से अब हमें फर्दर आगे प्रोग्रेस ही बनाना है, ठीक है। अब हम इसके सिनोनिम्स देखेंगे, विच इज़ बेस और फॉर्टनेस, ठीक है। अब इसका हम एंटोनिम देखेंगे तो वो क्या होगा, टॉप, किसी भी चीज़ का एकदम हाई पॉइंट, ओके। अब हम इसको सेंटेंस में देखते हैं, वंस वी हैव अ फुट होल्ड इन द मार्केट वी विल इंक्रीज प्रोडक्शन, कि एज सुन एज हमारा मार्केट में एक बेस बने, एक फुट होल्ड बने, तो फिर हम आगे प्रोडक्शन को और बढ़ाएंगे, ओके। तो यहाँ पे आई होप आपको हमारे जो 7 वर्ड्स हैं वो सारे आपको समझ में आए होंगे। जैसे कि एग्जेम्प्ट, इसका मतलब क्या होता है एग्जेम्प्ट का, कि फ्री किसी भी ऑब्लिगेशन से या ड्यूटी से, ठीक है। अनवेल यानी किसी नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करना। यूबिक्विटी का मतलब कि कोई भी चीज़ जो हर जगह है और सेम टाइम पर है, ठीक है। इंडिजिनस यानी कहीं पे जहाँ पे उसका ओरिजिन हुआ हो उस चीज़ का, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे ओरिजिनेट हुआ हो, ठीक है, किसी भी चीज़ का। सेगमेंट यानी डिवीजन ऑफ समथिंग और पार्ट, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन यानी वेरीड, किसी भी चीज़ का वेरीड वर्जन और डिफरेंस, ठीक है, उसको हम डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं, किसी भी चीज़ की डाइवर्सिटी, ओके। फुट होल्ड यानी एक सिक्योर प्लेस जहाँ से आप आगे ही बढ़ेंगे, ओके। तो ये थे हमारे 7 वोकैबुलरी आज की फ्रॉम द एडिटोरियल। अब हम बढ़ते हैं आगे, विच इज़ इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्या है सेंटेंस, विच इज़ बीटिंग अराउंड द बुश, ठीक है। बीटिंग अराउंड द बुश यानी अगर आप इसको एक लेमन लैंग्वेज में समझो तो एक बुश है एंड आप उसके चारों तरफ कुछ चीज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इट इज़ लाइक आप जो आप किसी बुश को मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, एंड आप उसको बुश को मेंटेन ना करते हो, उसके आसपास की चीज़ों को आप मेंटेन कर रहे हो, तो वो कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। एक लेमैन लैंग्वेज में इसका मतलब ये आप समझ सकते हो, ठीक है। अब हम इसका मीनिंग देखते हैं, वो क्या है, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे यू कैन सी अ गर्ल, शी इज स्टडिंग, एक्चुअली उसको पढ़ना चाहिए इस टाइम बिकॉज शी इज़ होल्डिंग अ बुक, बट डिस्पाइट उनको ये टाइम पे पढ़ना चाहिए, उनका दिमाग और सारी चीज़ों में लगा हुआ है, ठीक है। लाइक उनको कुछ काम करना होगा या फिर कोई चीज़ उनकी पेंडिंग होगी, या शी इज़ मेकिंग प्लान कि अब मुझे इसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो शी इज़ अवॉइडिंग द मेन टॉपिक विच इज़ टू स्टडी एट दैट टाइम, एंड वो अपना सारा जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो उसके आसपास की चीज़ों में लगा रही हैं, ठीक है। तो इसका हम सेंटेंस देखते हैं, द प्रेसिडेंट वॉज बीटिंग अराउंड द बुश व्हेन द सिटीजन्स डिमांडेड अ रीज़न फॉर फॉर्जरी ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं मेन टॉपिक को, जिसको हमने यहाँ स्पेसिफाई किया एज अ बीटिंग अराउंड द बुश, जब सिटीजन्स उनसे डिमांड कर रहे हैं एक रीज़न का फॉर द फॉर्जरी ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जो लीगल डॉक्यूमेंट्स की जो फॉर्जरी हुई है उसके लिए वो एक रीज़न डिमांड कर रहे हैं सिटीजन्स, बट प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, उस टॉपिक को ही अवॉइड कर रहे हैं और उसके आसपास के टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा बीटिंग अराउंड द बुश का क्या मतलब होता है, कि अवॉइड मेन टॉपिक अवॉइड करके उसके आसपास या रिलेटेड भी नहीं, बट जो मेन टॉपिक है आपका उससे हट के बात करना, ठीक है। क्लिप ऑन योर शोल्डर, ठीक है। अब इसका मतलब आप सोचो आपके शोल्डर पे कोई क्लिप है, एक लेमैन लैंग्वेज में पहले हम इसका समझते हैं कि आप अगर आपके सामने एकदम से ये वर्ड आएगा तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए या फिर आप क्या थॉट
प्रोसेस है और उससे फिर हम इसका मतलब निकाल सकते हैं। तो क्लिप ऑन योर शोल्डर यानी आपके शोल्डर पे कोई क्लिप है, सॉरी चिप ऑन योर शोल्डर, ठीक है, मैं क्लिप पढ़ रही थी उसको, सॉरी, चिप ऑन योर शोल्डर, तो यानी कोई चिप है आपके शोल्डर्स पे, ओके। अब इसका मतलब क्या होता है कि अब लेमैन लैंग्वेज में अगर हम इसको देखेंगे तो आपके शोल्डर्स पे कोई चीज़ है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपको डिस्कम्फर्ट होगा, बिकॉज शोल्डर्स आपके कहीं भी, आप कोई हाथ में भी कोई चीज़ पकड़े हो तो ऑफ कोर्स आपको दर्द होगा। तो एज इसका कहने का मतलब है, तो आप इसमें ये समझ गए होगे कि देयर इज समथिंग रिलेटेड टू कोई डिस्कम्फर्ट, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो यूजुअल नहीं है और इट इज़ नॉट मेकिंग द पर्सन वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। तो अब हम इसका मतलब देखते हैं, व्हेन समवन इज अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड अ व्हाइल अगो, ठीक है, जो हमने हमारा एक लॉजिक लगाया था कि सम काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट, ठीक है, वो इसके मीनिंग से एक्यूरेटली मैच कर रहा है, ठीक है, थोड़ा परसेंट ही मैच कर रहा है, बट इट इज़ गिविंग अस सम सेंस कि कुछ सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट है। यानी कोई इंसान जब अपसेट होता है रिलेटेड टू समथिंग जो उनकी लाइफ में बहुत पहले हुआ है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चिप ऑन योर शोल्डर, ठीक है। अब हम इसका सेंटेंस देखेंगे, विच इज़ ही हैज़ अ चिप ऑन हिज शोल्डर फॉर बीइंग अबैंडन्ड बाय हिज पेरेंट्स इन हिज चाइल्डहुड। तो जो पर्सन है उसके, वो अपसेट है बिकॉज उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसको चाइल्डहुड में अबैंडन कर दिया यानी छोड़ दिया, ठीक है। तो आज हमने दो इडियम्स पढ़े हैं, विच इज़ बीटिंग अराउंड द बुश एंड चिप ऑन योर शोल्डर्स, ठीक है। बीटिंग अराउंड द बुशेस यानी अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, एंड चिप ऑन शोल्डर मतलब कोई चीज़ जो आपको अपसेट कर रही है और जो बहुत पहले हुई है, ठीक है, अभी रिसेंट का कुछ नहीं है, जो बहुत पहले हुई है, बट आप उस चीज़ को याद करके यू आर अपसेट, ओके। अब हम आते हैं हमारे एडिटोरियल पे, विच इज़ गोइंग इलेक्ट्रिक ऑन इंडिया एंड द इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस, ठीक है, ये है आज का हमारा एडिटोरियल का टॉपिक। और एक समराइज्ड वे में है, इंडिया मस्ट बी अ रिलायबल ट्रेड पार्टनर टू compete इन द ईवी स्पेस, ठीक है। तो इंडिया को क्या होना चाहिए, एक रिलायबल पार्टनर होना चाहिए, ताकि जो भी ईवी सेक्टर्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो सेक्टर में जो स्पेस क्रिएट हो रहा है उसको वो कंप्लीट कर सकें, ठीक है। ये है एडिटोरियल हमारा 27 का मार्च का। और अब हम पढ़ते हैं हमारा एडिटोरियल, ठीक है। India's decision to exempt import duties on 35 capital goods used in manufacture of electric vehicle EV batteries and 28 items used in the making of mobile phones batteries is a welcome step towards boosting domestic manufacturing and clean technology adoption, ठीक है। तो इंडिया का जो डिसीजन है टू एग्जम्प्ट इम्पोर्ट्स पे जो ऑब्लिगेशंस हैं उसको लगाने का, ये है कि जो हम लोगों ने क्या बोलते हैं ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज़ लगाए थे उसको हटाने से हमको क्या होगा, जो 35 कैपिटल गुड्स थे जो हम लोग ईवी के मैन्युफैक्चर में बैटरीज़ बनाने में यूज़ कर रहे थे, और 28 आइटम्स जो हम मोबाइल फ़ोन के बैटरीज़ बनाने में यूज़ कर रहे थे, अब क्या हो रहा है, हम जब हमने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हटाई हैं उन ये 35 कैपिटल गुड्स पे और 28 आइटम्स पे, तो हो क्या रहा है, ये एक स्टेप है बूस्ट करने में हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और क्लीन टेक्नोलॉजी को अडेप्शन करने में, ठीक है। इससे हमें दो फ़ायदे हो रहे हैं कि हमारा एक तो पहली चीज़, जब इंडिया की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम होंगी तो ऑफ कोर्स कंपनीज आएंगी इंडिया में, और वो जो जिन आइटम्स पे ये चीज़ एग्जम्प्ट की गई है उन सब की मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे बैटरीज़ या मोबाइल बैटरीज़ हो गई,
उससे हमारे ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें एक बूस्ट आएगा, पहली चीज़। और सेकंड चीज़ ये होगी कि हम क्लीन टेक्नोलॉजी का अडैप्शन भी कर पाएंगे, ठीक है। अब ये चीज़ हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे पढ़ेंगे अब, ठीक है। जैसे आपको यहाँ तक आई फील समझ में आ गया होगा, ठीक है। Proposed by Finance Minister Nirmala Sitharaman in the Union Budget 2025-26 and formalized through Finance Bill 2025 passed in Parliament on Tuesday. This signals a strategic policy shift, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये प्रपोज की गई है हमारे इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू, निर्मला सीतारमन के थ्रू। और ये कब करी गई है? यूनियन बजट में 25 और 26 के। और ये जो बिल है वो पास्ड हो गया है पार्लियामेंट में फाइनेंस बिल 2025 के अंडर। और ये ट्यूसडे को हुआ है और ये सिग्नल कर रहा है एक स्ट्रैटेजिक पॉलिसी शिफ्ट में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अर्ली इन मार्च चाइनीज ईवी जाइंट BYD unveiled its Super E platform capable of giving a vehicle a 500-kilometer range with just 5 minutes of charging, a major leap towards alleviating range anxiety, which is a key barrier to EV adoption, ठीक है। तो हुआ क्या है अब कि जो अर्ली मार्च का टाइम था उसमें चाइनीज़ ईवी जाइंट जो है BYD जो है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सुपर ई प्लेटफॉर्म, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने ये अनवेल किया है सुपर ई प्लेटफॉर्म, जो कि केपेबल है देने के लिए 500 किलोमीटर्स का रेंज, ठीक है। वो भी सिर्फ 5 मिनट्स की चार्जिंग पे, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा लीप है टुवर्ड्स एलिवेटिंग रेंज एंजाइटी, ठीक है। क्योंकि 5 मिनट में अगर आपको 500 किलोमीटर्स मिल रहा है चार्जिंग पे, तो दैट इज़ अ वेरी मैसिव मूव, ठीक है। विच इज़ अ की बैरियर टू ईवी अडॉप्शन, ठीक है। और ये एक की बैरियर है अडॉप्ट करने का ईवी को, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। This innovation directly challenges the convenience of conventional vehicle and could accelerate the global EV transition if scaled and deployed with same ubiquity as traditional fuel station, ठीक है। तो अब इसमें बोला क्या जा रहा है, ये जो इनोवेशन हुई है ये डायरेक्ट चैलेंज कर रही है कन्वीनियंस को ऑफ कन्वेंशनल व्हीकल्स, ओके। और ये एक्सेलरेट कर सकता है पूरे ग्लोबल ईवी ट्रांजिशन को, ठीक है। इफ़ स्केल्ड, अगर ये स्केल होता है तो ये पूरे ग्लोबल में जो ईवी ट्रांजिशन होगा ये इसको बहुत एक्सेलरेट कर देगा, ठीक है। और ये डिप्लॉय भी करेगा विथ सेम इक्विबिलिटी एज ट्रेडिशनल फ्यूल स्टेशंस, ठीक है। बैटरीज रिमेन द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट इन अ ईवी, ठीक है। जैसे कि हम सब जानते हैं सबसे एक्सपेंसिव एक ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में सबसे एक्सपेंसिव क्या चीज़ होती है? उसकी बैटरीज, ठीक है। कंप्राइजिंग रफली 40% ऑफ व्हीकल्स कॉस्ट, मतलब 40% जो होता है व्हीकल का कॉस्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉस्ट, वो रफली बैटरीज में जाता है, ठीक है। दिस कॉस्ट बर्डन हैज स्लोड ईवी अडॉप्शन इन लोअर इनकम कंट्रीज, ठीक है। तो जो अडॉप्शन है ईवी का वो क्यों स्लो हुआ है? क्योंकि उनका जो कॉस्ट है वो बर्डन कर रहा है लो इनकम कंट्रीज़ में, डिस्पाइट द लॉन्ग टर्म एडवांटेज ऑफ रिड्यूसिंग ऑयल इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, विच इज़ स्पेशली रेलिवेंट फॉर इंडिया, ठीक है। अब हो क्या रहा है, लोग एक तो हाई कॉस्ट उन लोग को फर्स्ट स्टेज पे ही मिल जाता है बिकॉज 40% ऑफ
कॉस्ट तो बैटरी का ही होता है एक व्हीकल में, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट है वो क्या करता है, ये बर्डन कर रहा है लोअर इनकम कंट्रीज़ के लिए अडेप्ट करने को, ठीक है। अडॉप्शन करने में बहुत बड़ा चीज़ है, ये फैक्टर है, ठीक है। भले ही हम सब जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसके एडवांटेज हैं, ताकि क्योंकि फिर हमें ऑयल इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ईवी आ जाएगा तो ऑफ कोर्स आप भले ही आज उसको एक मैसिव रेट पे देख रहे हो, बट लॉन्ग रन में इट विल गिव एडवांटेज, ठीक है। कि ऑयल के दाम में भी कम हो सकते हैं क्योंकि आप इंपोर्ट नहीं करोगे एंड ईवी होने लगागा, तो ये ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स रेगुलेट करने लगेंगे, तो ये कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात होगी लॉन्ग टर्म में। और ये चीज़ इंडिया में हो रही है, ठीक है, कि ईवी को इतने अच्छे से अडॉप्शन नहीं मिल रहा जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव साउंड करता है और होता भी है। Another critical barrier is the lack of indigenous technological capability in battery मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। एक बैरियर तो हो गया हमारा लो कॉस्ट इनकम के साथ साथ, कि वो जो कॉस्ट है व्हीकल का वो एक बर्डन होता है। सेकंड क्या क्रिटिकल बैरियर है हमारे सामने, कि जो ओरिजिन है हमारा, जो टेक्नोलॉजी का जो कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग में, वो थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू चाइना और जो एकदम मैसिव ईवी जाइंट कंपनीज हैं उसके कंपैरिजन में, ठीक है। चाइना करेंटली डोमिनेट्स दिस सेक्टर, जैसे कि अभी हमने बोला चाइना ये सेक्टर में बहुत ज़्यादा डोमिनेट है, ठीक है, प्रोड्यूसिंग ओवर 70% ऑफ ऑल ईवी बैटरीज ग्लोबली। चाइना के पास ही सिर्फ 70% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का पूरा जो बैटरी ग्लोबली प्रोवाइड करता है वो चाइना प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये चीज़ किसने बताई, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और ये चीज़ बताई गई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के थ्रू, ठीक है। द लिथियम आयरन phosphate LFP batteries have emerged as the industry standard over the past 5 years, ठीक है। तो जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं बैटरी बनाने में, लिथियम आयरन एंड फॉस्फेट, वो इमर्ज हो रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में सिंस पास्ट 5 years, ठीक है, ड्यू टू इट्स लोअर कॉस्ट, क्योंकि उसका कॉस्ट कम है, उसका हायर एनर्जी डेंसिटी एंड बेटर थर्मल मैनेजमेंट। और ये चीज़ का क्यों यूज़ हो रहा है लास्ट 5 years से इंडस्ट्रियल सेक्टर में, लो कॉस्ट है, ठीक है, हाई एनर्जी डेंसिटी है एंड बेटर थर्मल मैनेजमेंट है, ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे। वाइल EVs मेड अप 45% ऑफ ऑल कार रजिस्ट्रेशंस इन चाइना इन 2024, they accounted for just 2% of Indian passenger car market, ठीक है। जहाँ ईवी ने 45% ऑफ कार रजिस्ट्रेशन किया है इन चाइना इन 2025, वहीं पे और अकाउंट किया है कि जस्ट 2% है, ठीक है, इंडियन पैसेंजर कार मार्केट का, ओके। हाउएवर इलेक्ट्रिक two-wheeler E2W has seen notable momentum in India. हालांकि जो इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर्स हैं उसमें एक नोटेबल मोमेंटम है इंडिया में, विथ 1.14 मिलियन यूनिट सोल्ड इन 2024। कार्स में भले ही ना हो, बट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में इंडिया में एक मोमेंटम आया है, वो भी 1.14 मिलियन यूनिट सोल्ड हुए हैं 2024 में, ठीक है, मेकिंग अप अबाउट 60% ऑफ टोटल ईवी सेल्स, जो कि 60% है पूरी टोटल ईवी सेल्स का, ठीक है। थ्रू इंडियाज ड्यूटी एग्जम्पशंस आर
partially aimed at strengthening bilateral trade tie with the US, United States, and avoiding reciprocal tariffs. The border strategic objective should be to decarbonize its ट्रांसपोर्ट सेक्टर. ठीक है, तो हो क्या रहा है, इंडिया में जब ड्यूटी एग्जम्पशंस पार्शियली एम किए जा रहे हैं ताकि जो ट्रेड है वो स्ट्रेंथन हो पाए विथ यूएस एंड अवॉइड करा जाए सके जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं, ठीक है, जो वो हम पे टैरिफ्स लगा रहे हैं. तो जो बॉर्डर का स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है, इसको डीकार्बोनाइज करना चाहिए, स्पेशली इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर. टू अचीव दिस, इंडिया मस्ट integrate into both the upstream and downstream segments of global EV battery value chain. ठीक है, तो ये अचीव करने के लिए होना क्या चाहिए, इंडिया को क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए इनटू द अपस्ट्रीम विच इज़ माइनिंग एंड रिफाइनिंग, और डाउन स्ट्रीम में किस में करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग सेगमेंट पे, ताकि वो ग्लोबल EV बैटरी वैल्यू चेन में आ सकें. This would not only help lower battery cost through technology transfer, but also position India as a reliable alternative to China in the eyes of developed nations seeking supply chain diversification. ठीक है, और ये जो मेजर होगा ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग में काम नहीं आएगा कि लोअर कॉस्ट हो जाएगी बैटरीज की, पर इंडिया को एज एक रिलायबल ऑल्टरनेटिव देखा जाएगा चाइना के कंपैरिजन में इन द आइज ऑफ डेवलप्ड नेशंस. ठीक है, ताकि एक सप्लाई चेन में डाइवर्सिफिकेशन आए. India's long-term success in EV space will depend on its ability to leverage favorable trade policies, invest in research and development, and secure a strong foothold in the global battery ecosystem. तो ये जो इंडिया की है, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है ईवी स्पेस में, वो डिपेंड किन किन चीज़ों पे करेगी, उसकी एबिलिटी पे कि वो कितना लेवरेज कर सकते हैं अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ में. ठीक है, इन्वेस्ट कर सकते हैं रिसर्च में और डेवलपमेंट में, और वो अपना एक बेस बना पाते हैं ग्लोबल बैटरी इकोसिस्टम में. ठीक है, जब उनके पास एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड होगा ग्लोबल बैटरी इकोसिस्टम में, तो ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में इसको हम एक सक्सेस की तरह देख सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हों जितना भी पढ़ाया गया है, विद इट्स वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, या फिर हमारे एडिटोरियल. तो मेक श्योर आप लोग और भी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी चीज़ लगी हो या कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखिएगा, ताकि वो चीज़ हम तक पहुंच पाए और हम आने वाली आगे वीडियोस में उसको और इम्प्रूव कर पाएँ. ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन.